हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की पीटी 365 जो कि हमारे एक्सटेंडेड स्टडी मटेरियल है। और 3 मंथ की यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स को देख रहे हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जून से लेकर अगस्त तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी इन्वायरमेंट की लेसन आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आज मैं इकॉनमी स्टार्ट नहीं करूँगी क्योंकि इकॉनमी स्टार्ट करूँगी तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो एक यहाँ पे टॉपिक है आपका साइंस सोशल इश्यूज़ में। सोशल इश्यूज़ में अभी तक मैं आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाई हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देती हूँ क्योंकि ये आपका था जुलाई मंथ के मैगजीन में सोशल इशू का, जो कि आपका अभी बचा हुआ है। तो उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देती हूँ। जो भी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लीजिए। बाकी सारे टॉपिक्स जो है आपको जितने भी है उसमें अपना मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, बस अगस्त मंथ का आपका नहीं कंप्लीट हुआ। तो एक बार गो थ्रू ज़रूर हो लीजिएगा इस मैगजीन को। तो चलिए देखते, साथ ही साथ ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है NRA, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस नहीं किए, तो इसको भी देखना ज़रूरी है। इसलिए आज मैं सोशल इशूज़ के लेसन स्टार्ट करूँगी। जितनी टॉपिक आज हो पाती है देखते, फिर बाकी कल कंप्लीट हो जाएगी। फाइन। और साथ ही साथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी लाया गया है। हेल्थ आईडी की बात की गई है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। सोशल इश्यूज़ की काफ़ी टॉपिक होते हैं जिससे कि आप इजी क्वेश्चन आते हैं, आप उसको आराम से टैकल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। और प्रीवियस लेसन भी देख लीजिए, एटलीस्ट अपडेटेड PT 365 और ये एक्सटेंडेड जो मटेरियल है, ये सब मटेरियल को अच्छे से रिवाइज करके आप लोग जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आते हैं उसके टॉपिक आप लोग को यहीं से देखने को मिलेंगे। फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 का। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो इस न्यू पॉलिसी में क्या रखा गया? मेनली बात ये है, इस न्यू पॉलिसी का एम ये है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, मेनली यहाँ पे जो स्कूल में और हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लेकर आना है। इस पॉलिसी में जो 34 ईयर्स ओल्ड नेशनल पॉलिसी एडुकेशन 1986 का जो कानून था उसको ये रिप्लेस किया गया है और एक नया कानून हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया है। अब देख लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का यहाँ पे विजन क्या है। सबसे पहले जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या है कि हमारे सोसाइटी को एक इक्विटेबल और वाइब्रेंट जो नॉलेज है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। और साथ ही साथ कैसे कंट्रीब्यूट किया जाएगा? हमारे सोसाइटी में एक अच्छा स्तर नॉलेज का कब देखने को मिलेगा? जब सारे लोग को एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सब लोग अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक क्वालिटी वाली एजुकेशन के साथ अगर वो लोग पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि हमारे सोसाइटी में जो है एक नॉलेज अच्छा खासा देखने को मिलेगा, इक्विटेबल नॉलेज देखने को मिलेगा, वाइब्रेंट नॉलेज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी की जो है एक अच्छा खासा डेवलपमेंट हो पाएगा। साथ ही एक डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट भी यहाँ पे लेकर आना है, यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, ये सारी चीज़ों को लेकर जो कि हमारे कंट्री को एक कंट्री में बांधता है, उसके लिए एक डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ पे लेकर आना है। साथ ही लोगों का यहाँ पे अवेयरनेस भी लेकर आना है, यानी कि एजुकेशन की महत्व को यहाँ पे बढ़ाना है, जिससे कि हम लोग समझ सकेंगे कि हमारी कंट्री को किस तरीके से आगे लेकर चलना है और जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसमें हम लोग कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। साथ ही अगर बात करें स्किल्स की, वैल्यूज़ की, डिपोजिशंस की, तो ये सब है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट में सपोर्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स को। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छे तरीके से जीने का यहाँ पे लिविंग जो है वो आपका ग्लोबल वेलबींग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें किस चीज़ से प्रदान होती है? तो शिक्षा से। जैसे कि आप लोग देखते हो कि दो लोग को आप कंपेयर कर लो, एक जिनको एक अच्छा खासा एजुकेशन मिला, यानी कि उन्होंने कायदे से 10th 12th साथ ही ग्रेजुएशन या फिर उसके बाद PG वगैरह भी किया है, तो जितना पढ़े उतना आपको एक नॉलेजेबल, एक सही तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। उनको जितनी भी चीज़ें होती है वो भ्रांतियों से उतना ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट हो पाते, क्योंकि उनको उनके पीछे की जो सच्चाइयाँ है वो पता चलता है। लेकिन एक ऐसे लोग के भी आप कंपेयर कर सकते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की आज तक, या फिर पढ़ाए है तो वो 10th तक 12th तक पढ़े, ग्रेजुएशन नहीं किए, तो उनको बेसिक किसी नॉलेज के बारे में किसी सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो लोग पढ़े होते हैं, जो लोग नहीं पढ़े होते, उनके बीच में एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, उनको पता होता है कि अपना ख्याल कैसे रखना, अपने बॉडी का ख्याल कैसे रखना है, साथ ही इन्वायरमेंट का कैसे ख्याल रखना है। तो चलिए इन्वायरमेंट का ख्याल तो ऐसे भी लोग रख लेते हैं, लेकिन जो डिजीज़ अटैक होता है, कोरोना वायरस जैसे हमारे कंट्री में आया, तो जो लोग साइंस पढ़े हैं, जिनको वायरस पता है कि वायरस होता क्या है, इसका क्या सिम्टम्स होता है, कैसी इसकी नेचर होती है, सारी चीज़ें अगर आपको हल्का फुल्का भी ध्यान है तो आप लोग उसको बेटर तरीके से समझ पाओगे कि अच्छा ठीक है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, वायरस का ये है, वैक्सीन डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा, आप इसको अच्छे से जो है समझ सकते हो। लेकिन वो इंसान जिसने अब तक साइंस नहीं पढ़ा, या फिर पढ़ा तो समझा नहीं, या फिर स्कूल में जो पढ़ाई होता है जिसे लोग जो है इतना अटेंशन नहीं देते, तो
वो बच्चे क्या करेंगे कि वायरस से डरेंगे, वो डरेंगे, उसके बाद जो है उस तरीके का प्रिकॉशन लेकर नहीं चलेंगे, उनको लगेगा कि मास्क लगाने का क्या ज़रूरत है, हैंड सैनिटाइज करने का क्या ज़रूरत है। साथ ही जैसे इतने सारे जो फेक मेम्स चलते हैं कि वैक्सीन बस 1 महीने 2 महीने, नवंबर दिसंबर में वैक्सीन आने वाला है, तो वो सारे जो फेक मेम्स चलते हैं, रूमर्स चलते हैं, उन पे वो लोग जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं कि ठीक है अब वैक्सीन आने वाला है, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। बट अगर आपने प्रोसीजर जाना है कि वैक्सीन डेवलप होने का प्रोसीजर क्या है, आप अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों से अवेयर हो, तो आपको पता है कि वैक्सीन डेवलप करने में 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। बट क्योंकि अभी पूरा देश इसके पीछे लगा हुआ है, तो इसके लिए आप समझ सकते हो कि 1 से 2 साल तो लग ही जाएंगे, ठीक है, इतना तो लेकर ही चलना होगा, उससे पहले नहीं आ सकते। लेकिन आप लोग देखते हो कि कितने हज़ारों रूमर्स इसके पीछे चलते हैं, और सारे लोग, अधिकतर जो ऐसे अनएजुकेटेड होते हैं, वो इन चीज़ों को मान भी लेते हैं। मैं ऐसा मैक्सिमम नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारे अनएजुकेटेड जो है वो एकदम से रूमर के पीछे ही भाग जाते हैं, कुछ एजुकेटेड लोग भी रूमर्स को मानने लगते हैं। बट ये मैं आपको एक सेफ साइड के थ्रू बता रही हूँ, ऐसा मत दिल में ले लेना कि अगर आपके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप लोग को मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग के मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है तो यानी कि उनको कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी दादी नानियाँ कहाँ पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन उनको देखिए कि उनका एक्सपीरियंस कितना अच्छा होता था, वो कितना अच्छे से सारी चीज़ों को डील करती है। तो वो बात अलग है, लेकिन मैं एक बात अलग बोल रही हूँ, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, गलत पॉइंट में मत जाइएगा, ठीक है। पढ़ने के बारे में बता रही हूँ कि एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी कैसे हुआ, क्योंकि हिस्ट्री भी आपसे पूछा जा सकता है, एजुकेशन के बारे में बात किया जा रहा है, और एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो सबसे पहले 1948 से 89 के बीच में एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया, फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर एजुकेशन कमीशन जो है वो यहाँ पे डॉक्टर DS कोठारी के अंदर बनाया गया। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 का आया। फिर 42nd अमेंडमेंट हुआ हमारे यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 का, जिसमें कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में आपका इंक्लूड किया गया। कॉन्करेंट लिस्ट जो कि आपका शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, तो पहले स्टेट लिस्ट में था एजुकेशन, लेकिन उसको बाद में जो है वहाँ से लाकर कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इससे एजुकेशन टॉपिक से रिलेटेड जो कानून बनाना है वो सेंटर भी बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकते हैं। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का आया। फिर यहाँ पे 1986 का जो है उसको 1992 में मॉडिफाई भी किया गया। उसके बाद 2 कमेटी जो बनाई गई थी, पहले 2016 में बनाया गया जो कि TSR सुब्रमण्यम कमेटी है, एंड देन 2019 में ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट लाई गई थी। तो ये जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है, ये आपका के कस्तूरी रंजन कमेटी के ही रिकमेंडेशन के आधार पर इसको लाया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है, कमेटी भी पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। अब आते पहले स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन है यहाँ पे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ पे क्या की प्रोविज़न रखा गया है कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, यानी कि पहले जो हम लोग 6 साल से 14 साल के बच्चे की बात करते थे, अब इसको चेंज करके यहाँ पे 3 साल से 6 साल के बच्चे को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। यानी कि इससे पहले भी एजुकेशन की बात की जा रही है। 6 साल मतलब आप समझ रहे हो कि 6 साल से फ्री एजुकेशन की बात है, बट नहीं, अब 3 साल से ही बात किया जा रहा है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, बैठने लगते हैं, तो उनको किड्स स्कूल में भेजा जाता है। तो किड्स स्कूल में तो वैसे भी उनको बैठने का आदत लगाया जाता है, कुछ सीखते तो है नहीं वो, लेकिन उसके बाद वो स्कूल जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे 5 साल में स्कूल जाते हैं, 6 साल में जाते हैं। लेकिन जितना जल्दी आप अर्ली एजुकेशन सिस्टम उनका स्टार्ट कर दोगे उतना अच्छा है ना, कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ये जो बाधित था कि 16 साल में 10th करना है, 18 साल में 12 करना है, तो बेटर है कि बच्चे पहले से ही कर ले इसको, 2-3 साल पहले ही, है कि नहीं। तो ये है कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। 3 साल से 6 साल के बच्चे को यहाँ पे रखा गया है, और इस ग्रुप के अंदर जो है 3 साल से 6 साल के बच्चे को इंक्लूड किया गया है, ये भी पहली बार। अगर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अगर हम लोग देखें तो ये आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के हिसाब से ये दिया जाएगा। जो आंगनवाड़ी लेडीज़ होती है उनके हिसाब से ये रखा गया कि ये जो आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर है और एजुकेशन है, यानी कि बच्चों की केयर भी होनी चाहिए। 3 से 6 साल के बच्चे बहुत छोटे ही होते, उनकी केयर की भी प्रॉपर ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ उनको एजुकेशन भी मिलते रहना चाहिए। तो ये जो डिलीवर किया जाएगा ये आंगनवाड़ी, यानी कि लोकल के जो आंगनवाड़ीज़ होंगे, और प्री स्कूल जो होंगे उनमें जो टीचर होंगे, उनके आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा कि बच्चों को कैसे केयर और एजुकेशन जो है प्रॉपर्ली देना है। प्री स्कूल अगर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर इंक्लूड किया गया है। एजुकेशन भी होगा जिसको कि केंद्रीय विद्यालय और अदर प्राइमरी स्कूल में भी इंक्लूड किया जाएगा। और पर्टिकुलरली जो कि डिसएडवांटेज एरिया है, वैसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा स्कूल नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है, ज़्यादा जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, ज़्यादा जहाँ पे व्यवस्था नहीं है, लोगों के लिए मैनेजमेंट नहीं है, तो उन सारी जगहों पर जो है इस तरीके का प्री स्कूल सेक्शंस जो है ये लाया जाएगा। साथ ही NCERT की बात करें तो इनके द्वारा भी यहाँ पे नेशनल करिकुलर
एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए लाया जाएगा, जो कि कब तक के बच्चे के लिए, तो 8 ईयर्स तक के बच्चे के लिए, यानी कि 3 साल से 8 साल के बच्चे के लिए एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पे नेशनल करिकुलर कहने का मतलब है कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ और भी वो एक्टिविटीज़ करे, खेले कूदे, सिंगिंग करे, पेंटिंग करे, डांसिंग करे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आप अपने लाइफ में सीख सकते हो। तो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। इम्प्लीमेंटेशन जो इसको किया जाएगा, ये सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, साथ ही विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी आएंगे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी है, और साथ ही ट्राइबल अफेयर्स भी है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे 4 मिनिस्ट्री इंक्लूड है, तो ध्यान रखना है। सेकेंड है कि अटेनमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात की जा रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लाया गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कि हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है अपने यहाँ एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें कि यहाँ पे बच्चों को जो कि प्राइमरी स्कूल के हैं और सारे लर्नर, यानी कि आप देखो कि ग्रेड 3 से जो स्टैंडर्ड 3 से है, सारे इस प्राइमरी स्कूल में जो है एक यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होगा, जो कि यहाँ पे 2025 से स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे बच्चों को जो है ना एक फाउंडेशनल कोर्स होगा, यानी कि लिटरेसी होगा। लिटरेसी कहने का मतलब क्या होता है, शिक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पे आप देखो कि एक फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, यानी कि न्यूमरेसी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका मैथमेटिकल टर्म्स जो होता है, जैसे आप लोग देखते हो कि बच्चों की काफ़ी मैथ्स वीक होती है, उन्हें एडिशन सब्ट्रैक्शंस ये सारी चीज़ों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे आपका बेसिक रखा जाएगा और ग्रेड 3 से इसको स्टार्ट किया जाएगा सारे लर्नर के लिए। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी भी है, जो कि यहाँ पे फॉर्मुलेट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे बच्चों को सारे बुक्स अवेलेबल हो, एसेसिबल हो, क्वालिटी हो, और रीडरशिप भी हो, यानी कि बुक्स ऐसे हो जो कि उनके लैंग्वेज में हो। जो भी जोग्राफिक एरिया में अगर बुक्स मिल रहे हैं उनके लैंग्वेज में होता है, तो लोकल लैंग्वेज में होता है, उनके लेवल में होगा, तो बच्चे उसको पढ़ने में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जैसे आप लोग भी देखते हो कि जो भी आपका इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश में हम लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो भी आपका एक लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, अगर उस चीज़ में आपको कोई बुक मिल जाए, नॉवल मिल जाए, कोई भी चीज़ मिल जाती है, न्यूज़पेपर भी मिल जाती है, तो वो पढ़ने में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करते हो, इंटरेस्ट भी आता है एक अंदर से। तो इस तरीके का है कि किताबें जो है ना ये सबको एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल रेट में होना चाहिए, क्वालिटी वाली बुक होनी चाहिए, और ऐसे लैंग्वेज में होना चाहिए कि बच्चे उसको पढ़ सकें। साथ ही नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज भी बनाया गया है, जो कि एक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में है, और इसको जो है ना आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जिसको कि दीक्षा कहा जा रहा है, तो दीक्षा में इसको रखा जाएगा। दीक्षा एक ऑनलाइन आपका टूल है, जिसमें कि आपका एक ऐसा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें कि नॉलेज शेयरिंग होगी, यानी कि इसमें आपके जो है ना ये रिपोजिटरी है, हाई क्वालिटी रिसोर्सेज होंगे। जैसे कि आप लोग अभी देखते हो कि यूट्यूब में अगर हमारे चैनल पे आते हो रिसोर्स पॉइंट में, तो यहाँ पे क्या है कि आपको रिसोर्सेज देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाती है, मंथली मैगजीन की डिस्कशन मिल जाती है, साथ ही आपको स्टैटिक पोर्शन के भी कुछ मिल जाते हैं आपको टॉपिक, साथ ही आपको क्विज़ भी मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं कि आपके एग्जाम में आपको टैकल करने में थोड़ा मदद हो। तो ये डिजिटली प्लेटफॉर्म आप समझ सकते हो कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया जिसमें नॉलेज शेयरिंग है, या यूट्यूब को ही आप लोग कह लो कि इसमें सिर्फ नॉलेज शेयरिंग है। आपको अगर मेरी पढ़ाई नहीं अच्छी लग रही, समझ में नहीं आ रही, तो आप दूसरे चैनल की भी देख सकते हो, इस सेम टॉपिक को आप लोग 3-4 बार डिफरेंट टीचर से पढ़ सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको जो है नॉलेज शेयरिंग देखने को मिल रहा है। आप शेयर भी करते हो, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप किसी और से ये लेक्चर शेयर करोगे, तो ये भी चीज़ें होती है। तो दीक्षा भी याद रखना है, ये भी इसको इंक्लूड किया गया है। फिर है कटेलिंग ड्रॉप आउट रेट, यानी कि आप देखते हो कि बच्चे स्कूल में तो एडमिशन ले लेते हैं, बट ड्यू टू सम कॉजेज़, लड़कियों के लिए अलग कारण होती है, लड़कों के लिए अलग कारण होती है, तो उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो ड्रॉप आउट जो रेट है हमारे कंट्री में वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करना है। साथ ही यहाँ पे ये इंश्योर कराना है कि सबके हर एक लेवल में जो है लोग यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं, और उनके लिए असिस्ट कराना है। जैसे आप लोग देखते हो कि क्या होता है कि कई बार ऐसे गांव है या फिर ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे स्कूल जो है बहुत दूर तक होते हैं, फ़ाइन। तो इतने दूर होते हैं कि लड़कियों को इसलिए नहीं भेजा जाता क्योंकि उनके नियर बाई स्कूल नहीं है, या फिर सेफ्टी पर्पज़ के लिए कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी स्कूल होते हैं जिसमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, सेपरेट टॉयलेट नहीं होते हैं लड़कियों के लिए। तो ये सारी चीज़ों के कारण भी क्या होता है ना कि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं। ये मैं एकदम छोटे छोटे कारण बताई हूँ, वैसे बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ रीजंस होते हैं, और पैसे की कमी हो गई, या फिर कुछ घर में तो ऐसे भी होते हैं कि बेटियों को नहीं पढ़ाते, सिर्फ बेटों को पढ़ाते। तो ये डिस्टिंक्शन आपको हर एक लेवल में देखने को मिलेगा, फाइन। तो इस पॉलिसी का एम यही है कि जो 100% हमारे यहाँ GER है, वो भी प्री स्कूल में, तो प्री स्कूल से लेकर जो सेकेंडरी लेवल तक है उसको यहाँ पे कम करना, अचीव करना है, सॉरी,
कहने का मतलब है कि यहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है ना वो 100% यहाँ पे इसको अचीव करने का एम रखा गया है, वो भी प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि एक एफिशिएंट और सफिशिएंट यहाँ पे आपका इफेक्टिव और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि जिससे कि सारे बच्चे स्कूल जाए और बच्चों को वहाँ पे मन लगे, इंगेज हो। जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत छोटे से विद्यालय भी होते हैं, ऐसे स्कूल भी बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसमें प्लेग्राउंड नहीं होते, तो प्लेग्राउंड तो मस्ट हैव है। थोड़ा सा आपका स्पेशियस होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए क्लासरूम में, और साथ ही साथ सेपरेट टॉयलेट होनी चाहिए, पानी पीने के लिए वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को ना एक सही से इन्वायरमेंट मिले। और साथ ही मिड डे मील जो चलाया जाता है काफ़ी गांव के स्कूल में, तो वो तो होना ही चाहिए, और जिससे कि बच्चे स्कूल जा सके। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी होनी चाहिए। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, जिससे कि आप अभी जो एजुकेशन मुझसे प्राप्त कर रहे हो, ये क्या है, डिस्टेंस लर्निंग ही है। यानी कि आप कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, बैठ के आप लोग पढ़ ही रहे हो, ठीक है। मतलब आपको कॉलेज फिजिकली कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस एडमिशन ले लो, आपको सेंटर दे दिया जाएगा, आप 6 महीने में जाके एग्जाम दे लो। तो इंजीनियरिंग वगैरह बहुत सारे कोर्सेज है जो कि डिस्टेंस लर्निंग से किया जा रहा है, तो इसमें आपको फिजिकली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आपका नहीं हो पाता। जैसे हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन मिलते हैं, आप मुझसे पढ़ते हो, मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, और इस तरीके से हमारा ये लर्निंग प्रोसेस चलता है, तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही इम्फेसिस दिया गया है सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए, मेनली यहाँ पे फोकस किया गया है, क्योंकि देखिए जो इकोनॉमिकली एडवांटेज्ड ग्रुप है वो तो अपने बच्चों को पढ़ाते ही है, और उनके बच्चे पूरे स्कूलिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बट द प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, कुछ ऐसे सेक्शन है जैसे ट्राइबल एरियाज़ कह सकते हो, या फिर हमारे यहाँ कुछ विलेजेस एरिया है जिसमें कि कुछ बच्चे पढ़ने के लिए सक्षम है लेकिन स्कूल नहीं है, और स्कूल है तो बच्चों को यहाँ पे भेजा नहीं जा रहा है, तो उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही स्टूडेंट को और उनके लर्निंग लेवल को भी ट्रैक करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन दे दिया गया, बस हो गया, एकदम बिंदास जीना है और खेलना है, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम तो उनको यहाँ पे एक्सेस भी ट्रैक भी करते रहना है। जैसे कि हर बार आपका टेस्ट लिया जाता है, तो टेस्ट क्यों लिया जाता है, क्योंकि आप लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, उस हिसाब का पढ़े हो तभी आपको नेक्स्ट ग्रेड में भेजा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं भेजा जाएगा। तो ये एक होता है एक्सेस करने का, यानी कि ट्रैक करने का, तो इसको बेटर तरीके से ट्रैक करना है। साथ ही यहाँ पे आपका करिकुलम और पेडागॉगी भी रखा गया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है, यानी कि पेडागॉगी कहने का मतलब है कि जैसे पूरा स्कूल होता है फर्स्ट से लेकर जो हम लोग 12th तक जाते हैं, तो इसमें एक फाइनल आपका जो है एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं क्या कि पहले आप 9 ईयर्स तक पढ़ लो, उसके बाद आपका 1 साल जो है मैट्रिक होता है, और उसके बाद आपका जो है फिर उसके बाद आपका इंटरमीडिएट होता है, तो 2 साल 11 12 इस तरीके से होता है, फाइन। लेकिन न्यू आपका पेडागॉगी क्या आया है, ये आपका है आया है 5+3+3+4। तो इसमें आपका अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर्स में क्या होगा कि ये फाउंडेशनल स्टेज रखा गया है, यानी कि इसमें 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चों को कवर किया गया है। पहला तो फर्स्ट 3 ईयर्स जो है वो आंगनवाड़ी ही स्कूल होगा, यानी कि यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, आपका केयर किया जाएगा। उसके बाद लास्ट का जो 2 ईयर्स होगा वो प्राइमरी स्कूल होगा, यानी कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की बात की जा रही है। जैसे आप लोग भी अगर स्कूल गए होंगे तो पहले क्या था, प्री प्राइमरी था, उसके बाद आपका जो है LKG था, फिर UKG था, है कि नहीं, इस तरीके से था कि नहीं था। मेरी तो थी, इसलिए मुझे याद है कि ये 3 साल इस तरीके से गया। तो इसको हम लोग स्टार्ट कब करते थे, तो ये 5 ईयर्स में स्टार्ट करते थे, तो 3 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता था। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे प्री प्राइमरी जो है आपका 3rd ईयर से ही शुरू हो जाएगा, तो 3rd ईयर से ये आपका शुरू होगा, 3 साल इसमें आपका जाएगा, उसके बाद 2 साल आपका आएगा, यानी कि जब आप यहाँ पे बच्चे जब 3 4 5 6 साल के होंगे तो वो फर्स्ट क्लास में होंगे, और 7 साल के होंगे तो ये यहाँ पे 7 क्लास में 7 साल के होंगे तो सेकंड क्लास में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 5 ईयर्स यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज चलेगा। अगेन जो ये 3 है, 3 ईयर्स यहाँ पे क्या है कि प्रिपरेटरी स्टेजेस है। यहाँ पे क्या है कि 3 साल को कवर किया जाएगा, यानी कि जो क्लास आपका 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड होता है उसको यहाँ पे आपका कवर किया जाएगा। फिर अगेन 3 ईयर्स जो है वो यहाँ पे मिडिल स्टेज है, इसमें क्या है कि क्लास 6 7 8 तक कवर किया जाएगा। और अब यहाँ पे आपका 4 ईयर्स को एक साथ रखा गया, यानी कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक को एकदम एक साथ रखा गया। कहा जाता है ना कि ये मील का पत्थर है, अगर आप स्कूल में 8 क्लास तक कुछ नहीं पढ़े तो ठीक है, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन आप 9th में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको 10th में माफ़ी नहीं मिलेगी, 11th में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको 12th में माफ़ी नहीं मिलेगी। तो ये 4 साल जो है बहुत ही क्रूशियल होता है स्कूल में, और यही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आप ग्रेजुएशन किस लेवल का करोगे, आपका आगे फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ईयर को ये हाई स्टेज रखा गया है, जिसमें कि 9 10 11 12 है, यानी कि 18 साल तक बच्चे जो है यहाँ पे 12 दे देंगे। इस तरीके का एक प्रोग्राम बनाया गया है। और पेडागॉगी किस तरीके का है, तो 5+3+3+4, ठीक है। एक आपका हो गया फाउंडेशनल स्टेज, फिर हो गया प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और फिर हाई स्टेज। तो इस 4 कैटेगरी में बांटा गया है।
जो करिकुलर कंटेंट है उसको कम किया गया है और कोर एसेंशियल रखा गया कि कैसे यहाँ पे बच्चों की जो लर्निंग है और क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी पढ़ने के साथ साथ सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि जैसे आप क्या होता है कि स्कूल में आप देखते हो कि एक अलग तरीके का प्रेशर रहता था, आप लोग भी ये फील किए होंगे, मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि एक प्रेशर होता था मार्क्स लाने का, कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको टॉप रैंकर्स में आने हैं, उस तरीके का एक अलग माहौल होता था। कभी स्कूल में ऐसा माहौल नहीं मैं देखी कि आपको कुछ सीखना भी है। बहुत कम टीचर ऐसे होते थे, एक दो होते थे मुझे भी याद है, कि वो सिखाने पे ज़्यादा प्रेशर करते थे, मार्क्स के ऊपर प्रेशर नहीं करते थे। बट उस समय ऐसा माहौल था कि घर में भी वैसे ही था कि आपको मार्क्स अच्छे लाने, अच्छे मार्क्स आते हैं, जो भी भाई बहन अगर होते हैं उनमें से जिसको अच्छे मार्क्स आते हैं तो कंसीडर कर लिया जाता है कि हाँ इनको ज़्यादा नॉलेज है और ये ज़्यादा समझदार है, इसके पास ज़्यादा सब कुछ है। कहने का मतलब है नॉलेज के बेसिस पे। लेकिन जिसको कम मार्क्स आता है तो उसको ऐसे ही सोच लिया जाता है कि नहीं ये पढ़ने में अच्छा नहीं है। भाई पढ़ने में अच्छा नहीं है, क्या पता उसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होगी, चीज़ों को समझने का उसके अंदर ये होगा। लेकिन नहीं, बच्चों के अंदर क्या बिल्डअप किया जाता है कि आपको मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। तो ये था, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है, जैसे आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट है ना जो आप देख सकते हो। मुझे सबसे अच्छा साइंस में ये लगता है ना कि आप हर एक चीज़ को सामने देख सकते हो, उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। केमिस्ट्री हो गया, उसको आप लैब में जाओ, उसको एक्सपेरिमेंट करो। सोडियम क्लोराइड क्लोरीन कैसा है ये होता है उसको देखो, ब्रोमीन कैसा होता है, गैसेस कैसे होते हैं। आप जो है कौन सा एक टेबल होता था पीरियोडिक टेबल, उसको याद करो, उसको देखो, उसको समझने की कोशिश करो क्यों हम लोग नोबेल गैस कहते हैं। तो अब तो मैं चले जाऊँगी स्कूल के ही पढ़ाने लग जाऊँगी आप लोगों को। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि साइंस जो अभी भी आप लोग पढ़ते हो, जैसे बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि पीएसएलवी जीएसएलवी रॉकेट के बारे में ही ये नहीं पता होता, ये लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, इसके बारे में ही नहीं पता होता, कंफ्यूज होते, रट्टा मारते। रट्टा मारने की चीज़ नहीं है ये सारी चीज़ें, इसको समझिए। साइंस क्या होता है कि समझिए, और उसको आप लोग देख सकते हो, अपने अगल बगल भी देख सकते हो। बहुत ही बेसिक सा चीज़ पूछा जाता है यूपीएससी में साइंस को लेकर, जैसे वाईफाई के बारे में पूछ लिया गया। अभी एक नया टर्म आया है जिसको वाई मैक्स कहते हैं, तो ये है क्या? जैसे वाईफाई आपका क्या होता है कि कुछ मीटर तक ही आपका रेंज होता है, वहाँ तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब वाई मैक्स आ गया है, ये क्या है कि कुछ किलोमीटर तक भी आप जो है उस पर्टिकुलर इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, 4G क्या है, 5G क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, आप देख पा रहे हो कि 4G में क्या क्या आपको फीचर्स मिल रहे हैं जो कि 3G में नहीं था, जो कि 2G में नहीं था, अब 5G में क्या आने वाला है। तो यही सारी चीज़ें पूछी जाएगी जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, है कि नहीं। कुछ अजूबा तो नहीं पूछ लिया गया, साइंस में कुछ अजूबा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग साइंस से इतना ज़्यादा डरते हो। तो यही बात है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होना चाहिए बच्चों को, ये एक्सपेरिमेंट करके माइंड में एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ठीक है, रट्टू तोता नहीं होना चाहिए। साथ ही फ्रीडम है वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ करने का। पहले क्या था कि एक आपका जो सिलेबस होता था स्कूल का, हर एक स्कूल का, एक प्राइवेट स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का, आप अलग अलग देखोगे। प्राइवेट स्कूल में तो मैथ्स, एडवांस मैथ्स तो बच्चों को बचपन से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको गवर्नमेंट स्कूल में देखने को नहीं मिलता है। तो अब बच्चों के ऊपर ये प्रेशर नहीं है, पहले प्रेशर था कि कंप्यूटर चूज़ कीजिए, हिंदी चूज़ कीजिए, संस्कृत चूज़ कीजिए, लेकिन अब आपको वैरायटी ऑफ यहाँ पे चूजिंग मिल गया है। अब बच्चों के ऊपर ये प्रेशर नहीं है, बच्चों के ऊपर ये इंडिपेंडेंसी है कि आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करके पढ़ सकते हो। चाहे आप आर्ट्स भी पढ़ रहे हो तो आर्ट्स के साथ साथ आप साइंस भी पढ़ सकते हो। पहले क्या था कि 9th में ही डिवीजन हो जाता था कि आपको आर्ट्स लेना है कि साइंस लेना है, तो उसके बाद क्या होता है कि साइंस वाले बच्चे सिर्फ साइंस ही पढ़ते रह जाते थे, आर्ट्स का कोई नॉलेज नहीं। आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स ही पढ़ते रहते थे, साइंस का कोई नॉलेज नहीं। अब साइंस का आप अगर 9th क्लास के बाद आपने साइंस पढ़ा ही नहीं तो यानी कि आप कुछ समझे ही नहीं, है कि नहीं। बेसिक चीज़ तो वहीं से निकल के आती है। बायोलॉजी आपका जो है वो 9th 10th से ही स्टार्ट होता है, और असली तो 11th 12th में होते हैं बायोलॉजी, जो आपके बेसिक बॉडी के बारे में आपको बताया जाता है सारी चीज़ें। तो ये एक यहाँ पे अच्छा है कि अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आप साइंस भी पढ़ सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरमिक्स की गई है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। फिर यहाँ पे एक कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट भी रखा गया है, जैसे कि आज के डेट में आप देखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है, डिज़ाइन थिंकिंग है, ऑर्गेनिक लिविंग है, एजुकेशन है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है। तो ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है। वोकेशनल एजुकेशन है, यानी कि 10 डेज़ का यहाँ पे बैगलेस पीरियड होगा। एक तो बड़े बड़े बैग लेकर, इतने भारे भारे बैग लेकर स्कूल जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कोई कंधे झुक जाते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि 10 दिन जो है बिना बैगलेस का डेज़ होगा, जो कि 6 क्लास से 8 क्लास के बच्चों के लिए होगा। और यहाँ पे आपका लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स होंगे, जैसे कि कोई कारपेंटर, गार्डनर, पॉटर्स, ये सारी चीज़ें होगी जो कि बच्चों को सिखाया जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है फॉर स्कूल एजुकेशन, ये भी डेवलप किया जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा।
उसके बाद आपका क्या रखा गया, स्कूल स्टूडेंट को एसेस करने का। तो स्टूडेंट असेसमेंट है, यानी कि टाइम टू टाइम बच्चों को यहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरीके से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ पे 3, 5th और 8th ग्रेड के बच्चों को जो है यहाँ पे आपका एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा 3rd क्लास में, उसके बाद 5th क्लास में और 8th क्लास में। तो ये 3 क्लासेज जहाँ पे वाट लगने वाली है बच्चों की। बोर्ड एग्जाम जो है वो 10th और जो 12th का है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, बट रीडिज़ाइन, मतलब कि कुछ नया इसमें लाया गया है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम 10th और 12th में देते थे, लेकिन इसमें अब कुछ नया लाया गया है। नेशनल असेसमेंट सेंटर है, इसको पारख कहते हैं। पारख कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ये आपका सेटअप किया जाएगा स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो उनके द्वारा यहाँ पे पारख को सेटअप किया गया है। ठीक है, सारे बच्चों को यहाँ पे परफॉर्मेंस देखना है, उसके बेसिस में एसेस करना है, फिर उनको रिव्यू करना है और उनकी कितने नॉलेज है उसको एक्सेस करना है, जिससे कि उनकी पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो सके। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड अगर देखें तो ये भी 360 डिग्री का यहाँ पे आपका कार्ड दिया जाएगा। मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट होगा। पहले के स्कूल में क्या मिलता था कि चलिए ठीक है, आपका 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और आपका सोशल स्टडीज़ या फिर आपका कंप्यूटर और कोई और अदर सब्जेक्ट, तो इसमें आपका कितना मार्क्स आया बस ये बताया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बच्चों की डिफरेंट चीज़ों के लिए भी मार्क्स मिलेगा। अगर आप कोई गेम्स में, स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट हो, रुचि हो, उसमें खेल रहे हो तो उसमें भी आपको मार्क्स मिलेगा। आर्ट एंड पेंटिंग कर रहे हो तो उसमें भी मिलेगा। आप डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो तो इसके लिए भी यहाँ पे हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा, 360 डिग्री का कार्ड बनेगा। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होंगे यानी कि एनटीए है, जो कि एक ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके द्वारा यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए यहाँ पे आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जो आप देते हो, पहले जो ग्रेजुएट होने के लिए आप जब जाते थे तो उसके लिए इंजीनियरिंग के लिए आपको जी मेन देना पड़ता था। आई थिंक कि पहले के ज़माने में IIT JEE ट्रिपल ई होता था, मेडिकल के लिए अलग से होता था, नीट एग्ज़ाम आज के डेट में आ चुका है। तो ये सारे आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि एक आपका अब बस क्या है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होंगे जो कि सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराएंगे अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एडमिशन के लिए। उसके बाद आपका मल्टीलिंगुअलिज्म भी है और लैंग्वेज और पावर ऑफ लैंग्वेज भी है, यानी कि लैंग्वेज को यहाँ पे स्वतंत्रता दिया गया है। अभी आप इंग्लिश मीडियम में जाओगे तो सिर्फ अंग्रेजी बन के निकलोगे वहाँ से, वहाँ पे तो हिंदी का कुछ है भी नहीं। टॉक भी, जनरल टॉक भी बच्चों को इंग्लिश में ही करना पड़ता था, हिंदी अगर बोलोगे तो फ़ाइन लगता है प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में। तो ये सारी तो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर आप देखोगे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो ये आपका मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस है वो ग्रेड 5 तक रखा गया है। प्रेफर किया जाएगा ग्रेड 8 तक और इसके बियॉन्ड भी, लेकिन ये होम लैंग्वेज और जो मदर लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज है इसमें, यानी कि बच्चों को यहाँ पे छूट दी गई है कि 5 साल तक जो है वो अपने लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ इंडिया अगर हम लोग देखें तो ये एक फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी है जो कि यहाँ पे हर एक छात्र के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर लिया जाएगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला रखा गया है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इशू हुआ था, बवाल हुआ था। साउथ वाले तो खड़े ही हो जाते हैं हमेशा 3 फार्मूला लैंग्वेज के, तो वो भी यहाँ पे अगेंस्ट हो गए थे कि एक तो आपका लैंग्वेज जो भी है हिंदी है, दूसरा आपका इंग्लिश है, तीसरा आपका जो है कोई रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे साउथ में आप देखते हो कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और यहाँ उड़िया, संस्कृत, तो ये सारे लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया कि आप अपना 3rd लैंग्वेज रख सकते हो अपने ऑप्शन के हिसाब से। इंडिया की जो साइन लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे स्टैंडर्डाइज किया गया है। और उसके बाद आपका है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोविजन फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। ठीक है, इनके लिए अगर देखें तो सबसे पहला क्या है कि जो जेंडर इंक्लूजन फंड है वो रखा गया है, यानी कि फीमेल के लिए अलग से फ़ंड रखा गया है और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के लिए अलग से फ़ंड रखा गया है। स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया गया है, जैसे आप देखते हो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता था, तो इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए जिसमें कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बूस्टअप हो, हमारा एम्प्लॉयमेंट बूस्टअप हो, तो अब क्या है कि एक स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा जिसमें कि लार्ज पॉपुलेशन होंगे, यानी कि इस तरीके के जो सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप है तो उनके लिए यहाँ पे जो है सोशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा। ठीक है, बच्चे जो डिसेबल होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको भी पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन हो। आप देखते हो कि बच्चे स्कूल जाते हैं बट कभी कभी जो है वो नहीं जा पाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, कंफर्ट फील नहीं करते या फिर उनका कुछ और इशू होता है। ठीक है, तो उनके लिए भी इस तरीके का प्रोविज़न रखना कि वो पूरी तरीके से एजुकेशन ले सके। हर एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में जो है इनक्रेज किया जाएगा बाल भवन एक स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल होगा जिसमें कि आर्ट रिलेटेड चीज़ों में पार्टिसिपेट किया जाएगा, कैरियर रिलेटेड से प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट करेंगे। फिर है फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपका
सामाजिक चेतना केंद्र होगा और इसमें सोशल, इंटेलेक्चुअल और वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाया जाएगा। स्पेशल मैकेनिज्म होगी बच्चों की जो कि ट्राइबल ग्रुप से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए। फ़ी वेवर है यानी कि स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाएगा और जो फीस है उसको छुटकारा दिया जाएगा जितने भी यहाँ पे सोशली आपका सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं। अगर एडिशनल स्कूल्स देखें तो यहाँ पे आपका एडिशनल जो JNV है, KVs है, ठीक है, ये सारे केंद्रीय विद्यालय ये सब जो है आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में और जो आपका स्पेशल एजुकेशन जोन है उसमें बनाया जाएगा। कहने का मतलब है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि अति पिछड़ा जो जिला होता है उसमें बनाया जाएगा, या फिर जो स्पेशल एजुकेशन जोन जहाँ पे आपका कंडक्ट किया जाएगा तो वहाँ पे इस तरीके का आपका केंद्रीय विद्यालय वगैरह सेटअप किया जाएगा। रोबोस्ट टीचर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम एजुकेशन फ्रेमवर्क है टीचर्स के लिए जो कि यहाँ पे आपका 2021 से आएगा। 2030 तक देखें तो मिनिमम डिग्री जो क्वालिफिकेशन रखा गया है टीचर्स के लिए तो ये 4 साल का होगा जिसमें कि इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री भी है। तो टीचर बनने के लिए B.Ed डिग्री लेना होता है तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। NTA टेस्टिंग होगा B.Ed के एडमिशन के लिए। साथ ही यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग भी आपका सेटअप किया जाएगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी सारे टीचर्स के लिए जिसमें कि वो यहाँ पे मिडिल और प्राइमरी जो सेकेंडरी स्टेज है पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में उनमें उनका यहाँ पे एडमिशन होगा। साथ ही मोर ऑटोनोमस होंगे, टीचर को यहाँ पे थोड़ा छूट दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स होंगे जिनको यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा डेवलप किया जाएगा, वो भी 2022 तक। तो अब स्कूल गवर्नेंस की अगर हम लोग बात करें तो स्कूल को यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस या फिर क्लस्टर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बेसिक यूनिट और गवर्नेंस होगा यानी कि सही तरीके से स्कूल को चलाने की बात की जा रही है। स्कूल में यहाँ पे स्कूल डेवलपमेंट प्लान होगा, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि एक स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान भी होगा। तो इस तरीके से गवर्नेंस की बात की जा रही है। स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशंस फॉर स्कूल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लियर और सेपरेट सिस्टम पॉलिसी होनी चाहिए जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी हो जो कि यहाँ पे आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा सेटअप किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पे स्कूल क्वालिटी असेसमेंट भी होगा जो कि यहाँ पे आपका SCERT यानी कि जो स्टेट के यहाँ पे CERT है उनके द्वारा यहाँ पे आपका डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो जो मेजर पॉइंट है उसको यहाँ पे आप लोग देखते चलिए। हायर एजुकेशन में क्या किया जाएगा तो इंस्टीट्यूशनल रिकंस्ट्रक्टिंग एंड कंसोलिडेशन है यानी कि सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे 3 टाइप के इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे आपका कंसोलिडेट किया जाएगा। पहला है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो कि रिसर्च बेस्ड हो, टीचिंग यूनिवर्सिटी हो, साथ ही यहाँ पे ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज भी हो जो कि एक अलग तरीके से आपको यहाँ पे डिग्री भी दिया जाएगा। और जो कॉलेज के एफिलिएशन है 15 साल में ये फेज्ड आउट हो जाएगा और स्टेट वाइज यहाँ पे मैकेनिज्म रखा गया है। साथ ही साथ ओवर द पीरियड क्या होगा, हर एक कॉलेज में यहाँ पे या तो ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज होगा या तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रखी गई है। साथ ही हॉलिस्टिक यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है। ये जो पॉलिसी है इसमें अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को एक फ्लेक्सिबल करिकुलर रखा गया है यानी कि आप लोग कोई भी तरीके का और भी यहाँ पे सीख सकते हो। कॉम्बिनेशन है यानी कि सब्जेक्ट का भी साथ ही वोकेशनल एजुकेशन का भी, मल्टीपल एंट्री और साथ ही साथ एग्जिट पॉइंट भी रखा गया है। ये सबसे बेटर पॉइंट है इसकी, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। जैसे कि 4 साल का अगर बीटेक कर रहे हैं तो कभी कभी आप देखते हो कि फर्स्ट ईयर में जो है कुछ बच्चे कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं या फिर 2 साल के बाद कुछ बच्चे कॉलेज छोड़ के चल गए। तो इसमें क्या होता है ना कि उनका ईयर वेस्ट हो जाता है, उसका कभी भी कहीं भी काउंट नहीं होता है। तो अब क्या है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है यानी कि 1 साल में अगर आप कॉलेज छोड़ के चले जाओगे तो उसके लिए आपको एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 2 साल के बाद अगर छोड़ के जाओगे तो डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी। 3 साल में अगर छोड़ दोगे या फिर कॉलेज में कुछ भी अगर केस होता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का क्या था कि 3 साल में उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और उसके बाद वो अपना बॉलीवुड लाइन में वो आ गए थे, तो क्या होगा कि 3 साल में उनको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना है। तो इस तरीके का क्या है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएशन सर्टिफिकेट रखा गया है जो कि काफ़ी बेटर है। रेगुलेशन की अगर बात करें तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि यहाँ पे इसके अंदर जो है एक अम्ब्रेला बॉडी सेटअप किया जाएगा जो कि इंटायर जितना हायर एजुकेशन है उसको यहाँ पे देखा जाएगा। इसको एक्सक्लूड रखा गया है यानी कि जो मेडिकल और लीगल एजुकेशन है, जो लॉ वगैरह की पढ़ाई होती है, उसको यहाँ पे बाहर रखा गया है। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर देखें तो 4 इंडिपेंडेंट यहाँ पे वर्टिकल है, जैसे कि आप देखो कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, जनरल एजुकेशन काउंसिल है, फिर हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है, नेशनल एक्रेडिटेशंस यहाँ पे काउंसिल है। तो इस तरीके से अलग अलग रखा गया है। फिर उसके बाद क्या है कि इंटरनलाइजेशन किया जाएगा हायर एजुकेशन को
तो यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनली यहाँ पे रेलिवेंट करिकुला होगा जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के बेसिस में सोशल इंगेजमेंट की जाएगी। क्वालिटी यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल फैसिलिटी रखा जाएगा, यानी कि जैसे आप देखते हो कि कॉलेज जाते हो तो आपका हॉस्टल वगैरह रहता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका हॉस्टल हाई क्वालिटी का होगा। साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट ऑफिस होगा हर एक हायर एजुकेशन में, हाई यहाँ पे परफॉर्मिंग इंडियन जो यूनिवर्सिटी है उसको इनक्रेज किया जाएगा कि वो अपने कैंपस को जो है दूसरे कंट्री में भी सेटअप करें। जैसे हमारे यहाँ के जितने भी IITs NITs आप देखते हो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका जो है, सारे तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ है, तो उनको उनके कैंपस को हम लोग फॉरेन कंट्री में भी इस्टेब्लिश कर सके, इस तरीके का भी प्रोविज़न है। रिसर्च कोलैबोरेट किया गया है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इक्विटी और इंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप लिया गया है कि एक सुटेबल गवर्नमेंट फंड है जो कि सारे बच्चों के लिए, यानी स्पेशली जो सोशो इकोनॉमिक डिसेबल्ड जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं उनको यहाँ पे जो है एजुकेशन सही तरीके से देना है और एक क्लियर सेट मतलब कि एक क्लियर सेट उनके लिए बनाना है। अगर स्टेप देखें जो कि सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिया गया है, तो जितने भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कॉस्ट है उसको मिटिगेट किया जाएगा, फ़ीस को भी किया जाएगा जिससे कि बच्चे यहाँ पे हायर एजुकेशन ले सके। फिनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। करिकुलम यहाँ पे मोर इंक्लूसिव होगा, ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा अदर एक्टिविटीज़ पे भी। अदर मेजर प्रोविज़न अगर हम लोग इसमें देखें तो फाइनेंसिंग एजुकेशन है, यानी कि सेंटर और स्टेट के द्वारा एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे एजुकेशन में है उसको GDP का 6% तक बढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखें तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे रखा गया है कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है जो कि यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि जो टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज़ करना है उसके आइडिया को एक्सचेंज करना है। अप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन होगा टेक्नोलॉजी का हर एक लेवल में, एजुकेशन के हर एक लेवल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसे आज भी आज के डेट में आप मेरी लेसन सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही सुन रहे हो। एडल्ट एजुकेशन है, यानी कि 100% जो यूथ और एडल्ट लिटरेसी है इसका एम है कि इसको अचीव करना है, यानी कि स्कूल को इस्तेमाल करके, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को इस्तेमाल करके बच्चों को यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज़ वगैरह भी यहाँ पे देना है, क्योंकि इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा जो है एजुकेशन दिया नहीं जाता है, सही तरीके से बायोलॉजी भी नहीं पढ़ाया जाता है। 12th क्लास का अगर आपको याद होगा तो 11th 12th में जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता था, 10th में भी रिप्रोडक्शन का होता था, तो टीचर्स उसको सही तरीके से पढ़ाते नहीं थे। अब यही तो सबसे गलत बात है, आप सही तरीके से पढ़ाओगे नहीं तो बच्चे कहीं और से सीखेंगे। अब कहीं और से सीखेंगे तो क्या पता कि वो गलत ही शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि घर वाले भी ना बात करते हैं इस वैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऊपर, ना टीचर बात करते, तो बच्चे जाए तो जाए कहाँ। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर हर एक एज में जो है उनको हर एक तरीके का एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो कहीं गलत ना सीखे और कहीं गलत ना करे। सही सीखेंगे तो आप लोग की एक्शन भी सही होगी, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन पे भी फोकस करना है, क्योंकि आप लोग कोरोना और इस पैंडेमिक पे देख रहे हो कि ऑनलाइन एजुकेशन ही एकमात्र सहारा रह गया था। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे स्कूल एजुकेशन, सब एजुकेशन है स्कूल इंस्टीट्यूट सब बंद हो चुके थे। डिजिटल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस पॉलिसी के थ्रू। प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें तो सारे जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उनको यहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इंडियन लैंग्वेज और आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट करना है, ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि हमारे यहाँ की जो लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेज हो गया, उन सबको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। आर्ट है, म्यूज़िक है, फिलॉसफी है, इन सबको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो 4 इयर्स डिग्री है उसको यहाँ पे आपका, इसमें 4 इयर्स जो BEd ड्यूअल डिग्री है इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्ट्स पर्सन जो है उनको हायर किया जाएगा एज ए गेस्ट फैकल्टी, कि वो अपने जो उनका जो इस तरीके से म्यूज़िक, आर्ट और जो लैंग्वेज है उसको वो प्रमोट करे, बच्चों को भी सिखाए समझाए। हाई क्वालिटी प्रोग्राम को भी रखना है। साथ ही लैंग्वेज को भी, जो भी यहाँ पे हमारे 8 शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज है जो मेंशन किया गया हमारे संविधान में, उस सब से यहाँ पे लोगों को रूबरू करानी है। फाइन, तो लोगों के ऊपर कम और बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके बाद तो ये तो रहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। हर एक पॉइंट को ज़रूर ध्यान से रखिएगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाई हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी देख लीजिए। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये अप्रूव कर दिया गया है कि हमारे यहाँ अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगा, जिसमें कि जो ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है उसको कंडक्ट कराया जाएगा और कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, वो भी मेजोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को यहाँ पे लाया गया है। अब ये है क्या, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जा रही है, यानी कि 1 साल में 2 बार होगा। साथ ही यहाँ पे डिफरेंट जो है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो भी ग्रेजुएट लेवल पे।
ट्वेल्थ पास में और 10th पास में। यानी कि जो अब यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, जैसे आप देखते हो कि किसी भी जॉब के लिए आप ग्रेजुएट हो तभी आप दे सकते हो, फाइनल ईयर में हो तभी आप दे सकते हो। तो लेकिन अब ये 3 बार होगा, 10th के बाद आप दे सकते हो, 12th के बाद आप दे सकते हो, और आपका जो है ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हो, सॉरी हाँ, हाँ ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हो, ग्रेजुएट लेवल पे, 12th पास लेवल पे, 10th पास लेवल पे। तो ये 3 लेवल पे आप दोगे, और जिसमें आपका अच्छा मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे आगे काम दिया जाएगा। अगर यहाँ पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसको 12 मेजर जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें कंडक्ट कराया जाएगा। अगर यहाँ पे सीट के साथ स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट जो है वो 3 एजेंसीज़ के साथ स्टार्ट किया जाएगा अभी स्टार्टिंग में। जैसे क्या क्या है, तो एसएससी का एग्ज़ाम आप देते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, आरआरबी देते हो यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड देते हो, साथ ही बैंकिंग का भी आप जो एग्ज़ाम देते हो, इसको यहाँ पे 3 एग्ज़ाम को अभी इंक्लूड किया गया है। बाद में ये फेस्ड मैनर में और भी ज़्यादा इसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आपको इंक्लूड करना है, आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, वो मेन अभी एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और बैंकिंग के लिए यहाँ पे आपका रखा गया है। साथ ही यहाँ पे 1000 सेंटर जो इंडिया में है उसमें ये कराया जाएगा, और अर्बन बायस में एग्जामिनेशन सेंटर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब एग्जामिनेशन सेंटर होगा, क्योंकि आप लोग भी कई बार ट्रैवल करते होंगे, अभी भी आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स देने जाओगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट से निकल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करोगे, तो इसलिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरीके से सेंटर होगा तो लड़कियों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। फर्स्ट लेवल टेस्ट ये आपका होगा सेट का, जो कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, और उनकी जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होगी। साथ ही यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि कितना नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स आपको देना है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स दे सकते हो। एसएससी, आरआरबी, और साथ ही आरआरबी बैंक वाला नहीं है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट वाला है, और साथ ही आपका बैंकिंग वाला, ठीक है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे एज यूजुअल जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कैंडिडेट को दिया जाता है वो यहाँ पे दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है कि वो यहाँ पे अवेयरनेस फैसिलिटी प्रोवाइड करे, यानी कि जो रूरल एरिया में बच्चे रहते हैं उनको सारी चीज़ों से फैमिलराइज करे कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डरते हैं सिस्टम में बैठने से, सिस्टम को ऑपरेट करने से, उनको लगता है कि वो यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो उनको इस चीज़ से अवेयर कराना है। 24/7 हेल्पलाइन जो है वो यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, जिससे बच्चों की जो भी क्वेरीज़ है उसको आंसर किया जाए, उनकी जो कंप्लेन है वो यहाँ पे सुना जाएगा, उसको पूरा रिजॉल्व किया जाएगा। बेनिफिट क्या है, क्यों यहाँ पे आपका जो है इस तरीके का लाया गया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी? सबसे पहला है कि जो इतना मल्टीपल एग्ज़ाम आप देते हो, जैसे कि आप रेलवे का भी बहुत एग्ज़ाम देते हो, बैंकों का तो कहना ही नहीं है, तो एसएससी के अंदर भी बहुत सारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो जॉब के लिए, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना सारा एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाता है, उसके लिए बस आपका एक ही सिंगल ऑनलाइन टेस्ट होगा। साथ ही यहाँ पे एक्सेस इंक्रीज़ किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर का, बहुत दूर दूर तक बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाता है, जैसे कि काफ़ी ट्रैवल करते हैं, स्पेशली वुमेन कैंडिडेट के लिए जो कि रूरल एरिया और पुअर कैंडिडेट होते, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, तो बच्चों को यहाँ पे ईज़ मिलेगा। साथ ही ईज़ ऑफ सिलेक्शन है, यानी कि अब जो है आप एक ही एग्ज़ाम दो और आपके मार्क्स जो है 3 साल तक वैलिड रहेंगे आपके स्कोर, और उसी बेसिस में आपको जो भी स्कोर अच्छा होगा उसी बेसिस में आपको दिया जाएगा। मल्टीपल चांसेस है कि आप 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपका जॉब का भी जो है प्लेसमेंट वगैरह उसको भी ईज़ किया जाएगा। स्पीडी रिक्रूटमेंट होगा, जल्दी जल्दी जो है, अब यहाँ पे आप देखते हो कि 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं इस तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर करने में, तो इस तरीके का माहौल नहीं देखने को मिलेगा। अब जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट होगा, जल्दी जल्दी आपको जॉब मिलेगा। तो बेनिफिट यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी है, प्लान तो बहुत अच्छा लाया गया, बट देखते हैं कि कितना जल्दी ये आपका इंप्लीमेंट होता है और सक्सेस किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, तभी समझ सकेंगे, ठीक है। बाकी इसकी जितनी फैक्ट्स जो पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इससे सारे जरूर निकल कर आ सकते हैं, तो इतना अब तक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के साथ, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सारे पॉइंट्स को हम लोग इसी तरीके से कवर करते ही चलेंगे। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, सजेशंस है तो कमेंट कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आपने अपने चैनल को इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।